So, hello everyone, I am Vinod Singh and welcome to the current exam. तो एसएससी 2025 के लिए आपको जो जीके जीएस का पीवाई की सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबको पता चल गया हो एसएससी की वैकेंसी इस बार थोड़ा लेट आने वाली है। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जो नोटिस जारी किया था एसएससी ने, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी आपको सबको पता है, तो बिना किसी देरी के आपको अपना काम करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी आज की क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की है। देखो विजयनगर राज्य, पहले आपको मैप में ले चलता हूँ सीधे, ठीक है। तो ये है आपकी, देखो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, यहाँ पर तो ये आपकी देखो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी हो गई और ये तुंगभद्रा नदी है। अब मैंने आपको कृष्णा और तुंगभद्रा के बारे में क्यों बताया है, क्योंकि यहीं तो खेल हो रहा है सारा। ये जो तुंगभद्रा नदी है ना, इसी पर यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के बैंक में ही आपका क्या है, हम्पी स्थित है। तो देखो विजयनगर है, चलो आपको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो विजयनगर के बारे में आपको करना है, ठीक है। तो विजयनगर, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल लिखो, कैपिटल है आपकी हम्पी है। और ये हम्पी जो इस हम्पी राजधानी है, इसकी किस नदी के किनारे है, तो ये है, आप कृष्णा नदी जानते हो, कृष्णा मैंने अभी आपको दिखाया। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है एक, कौन सी है, उसका क्या नाम है, तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर है, तो तुंगभद्रा के बैंक पे है ये हम्पी, ठीक है। तो ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो विजयनगर है, इसको हम विजयनगर साम्राज्य क्यों कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य में केवल एक साम्राज्य नहीं है, इसकी अच्छा फाउंडेशन किसने की थी, फाउंडेशन लिखो पहले आप, ठीक है। तो इसको किसने खोज की थी, तो फाउंडेड बाई लिखो हरिहर एंड बुक्का, ये दो भाई थे। ये तो आपको पता होगा, आपको याद होगा, हरिहर एंड, आप क्लास 8 थे पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो हरिहर एंड बुक्का, तो हरिहर एंड बुक्का दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की खोज की थी, स्थापना की थी, या तो कहो, ठीक है। कब की थी 1336 एडी में, ठीक है। 1336 एडी, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब ये जो हरिहर एंड बुक्का थे, ये कहाँ से रिलेट करते हैं, ये आए कहाँ से, ये मतलब ऐसे प्रकट तो हो नहीं गए, ये पहले से रहे होंगे, है ना। तो ये थे, देखो ये किस वंश से, ये काकतीय वंश के सामंत थे, काकतीय वंश था, इसके सामंत थे ये दोनों भाई, ठीक है। तो सामंत थे, इन्होंने स्थापना की विजयनगर साम्राज्य की। अच्छा, एक काकतीय वंश की इसकी कैपिटल भी लिख लो, अब यहाँ पर नाम आया तो इसकी कैपिटल क्या थी, वारंगल, ठीक है। तो वारंगल इसकी कैपिटल थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, उसको इतना याद रखो, ठीक है। इन दोनों ने, अब ये हरिहर एंड बुक्कर, इन दोनों ने एक विजयनगर सिटी भी बनाई, ठीक है। तो विजयनगर नाम से एक सिटी भी बनाई, सिटी की भी स्थापना की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इतना आपको याद रखना। अब जब इन्होंने स्थापना की तब दिल्ली में कौन था, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तब दिल्ली में कौन था, दिल्ली में थे हमारे तुगलक, तो तुगलक वंश दिल्ली में शासन कर रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इनके फ्यूडेटरीज कौन है, तुगलक, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये दोनों, ये हरिहर एंड बुक्का, इन्होंने कौन से वंश के थे, इन्होंने कौन सा डायनेस्टी बनाई, संगम डायनेस्टी की स्थापना की। अब मैं बताता हूँ आपको, संगम डायनेस्टी स्थापना की, अब मैं सब आपको समझ आ जाएगा। अभी तक आप थोड़ा हिले हुए होंगे, यार क्या इधर उधर चल रहा है, बट इतना आपको पता हो गया। पहले ये मेन पॉइंट आपको, ये यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने। मैं आपको चलो सारी डायनेस्टी करा देता हूँ। तो विजयनगर जो साम्राज्य था, एक पूरा ऐसा ही नहीं था, मतलब कि एक साम्राज्य है, विजयनगर में कई वंशों का साम्राज्य था। तो चलो करते हैं, ठीक है, विजयनगर, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य आपका, इसके बारे में करते हैं। इसमें कितने, 4 डायनेस्टी थी, 4 डायनेस्टी के नाम लिखे, चारों डायनेस्टी के नाम लिखने, ठीक है। तो 4 डायनेस्टीज, पहला कौन सा था, पहला आपका हो गया संगम, जिसकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना के साथ विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई, संगम डायनेस्टी हो गई। दूसरी डायनेस्टी सुलू डायनेस्टी हो गई। तीसरी कौन सी हो गई, तुलु, ठीक है, तुलुव डायनेस्टी। और चौथी कौन सी है, अराइवुर, ठीक है, अराइविडु कहते हैं आप इसको, अराइविडु कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिखो अराइविडु, ठीक है। तो अराइविडु डायनेस्टी, ये चारों डायनेस्टी, इन चारों डायनेस्टी का लिखो ना, इनका कार्यकाल लिख लो पहले। 1336 एडी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, इसको 1336 से 1485 तक। सुलु वंश कब से कब तक था, 1485 से 1505, ठीक है। तुलु वंश ये तो 1505 से
1570, ठीक है, तो 1570। और ये अराइविडू ये 1570 से 1645। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनको क्रम में लगाने के लिए, यही क्रम है, आपको क्रम से याद रखना है। और तुलु वंश के एक फेमस आपको याद होगा कृष्णदेव राय, है ना, कृष्णदेव राय का नाम याद है, ये इसी वंश से रिलेटेड थे। कृष्णदेव राय फेमस विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ये तुलु वंश से इनका रिलेटेड था, रिलेशन था। कृष्ण, ये आपको चारों डायनेस्टी के नाम याद रखना। चारों में से संगम डायनेस्टी के कौन थे? हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर एंड बुक्का थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किससे हुई? संगम डायनेस्टी से स्थापना हो गई विजयनगर राज्य की, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विजयनगर राज्य से ही एक रिलेशन था, यहीं पर कर देंगे, आ जाओ, चलो यहाँ पर करते हैं। एक बैटल ऑफ टॉलीकोटा हुआ था, सुना होगा आपने, इसको एग्जाम में देखा होगा, सुना कम होगा। बैटल ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये बैटल ऑफ टालीकोटा। ये कब हुआ था? ये हुआ था 23 जनवरी 1565 को, ठीक है, 23 जनवरी 1565 को ये शुरू हुआ था बैटल ऑफ टालीकोटा। किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य हो गया, विजयनगर साम्राज्य एंड विजयनगर साम्राज्य वर्सेस किसके? दक्कन में जो सल्तनत थी, दक्कन में कौन कौन था? दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। यार इस दक्कन सल्तनत में कौन कौन आता था? एक बीजापुर हो गया, तो बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकोंडा हो गया, ठीक है, तो इन सब ने मिलके विजयनगर के खिलाफ युद्ध किया, ठीक है। तो अहमदनगर, तो अहमदनगर का नाम लिखो और गोलकुंडा भी लिख लो, ठीक है। तो ये तीनों आपके फेमस हैं, बाकी और भी कुछ थे उनका नाम आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो विजयनगर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से क्या क्या हो गया? विजयनगर साम्राज्य पतन हो गया, पतन हो गया इसका, कितना? विजयनगर साम्राज्य का यहाँ से पतन हो गया, यहाँ से खत्म। और इसका शासक कौन थे विजयनगर में? यहाँ पे विजयनगर में शासक थे यहाँ के राम राय। तो राम राय को पराजित करके इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को खात्मा कर दिया। ये कहाँ हुआ था? बैटल ऑफ टॉलीकोटा, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये पूरा विजयनगर आपका साम्राज्य है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे ही आपकी कैपिटल हम्पी है, ठीक है। तो ये भी आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, संगम डायनेस्टी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये बताओ भाई। सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, आपका सेल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है साइंस में कोई, बायोलॉजी छोड़ो, साइंस में। तो ये देखो सेल क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवरी बताओ भाई। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? पहले तो एक रॉबर्ट हुक का नाम आपको पता होगा, है ना, तो रॉबर्ट हुक का नाम पता होगा। बट इनके केस में क्या है, इन्होंने खोज की थी 1664 में, 1664 में खोज की थी। बट किस में की थी? कॉर्क में, कॉर्क में खोज की थी। तो ये एक प्रकार की डेड सेल थी, मतलब मृत कोशिका की खोज की, ठीक है, डेड सेल। अच्छा, लिविंग सेल की खोज किसने की थी? मतलब जीवित कोशिका की। तो लिविंग सेल की खोज करने वाले कौन है? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, है ना, इनका नाम आपको ध्यान है। मैंने कराया था यार ये क्वेश्चन, कहीं और भी तो कराया मैंने, शायद करंट अफेयर वाली क्लास में करा दिया क्या? चलो, तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ठीक है, ये आपको इनका नाम याद रखना भाई। तो लीeuwenhoek, इन्होंने कब की थी इसकी खोज लिविंग सेल की? 1675 में। इन्होंने एक तालाब में की थी, पॉन्ड में की थी, ठीक है। तो पॉन्ड में इन्होंने खोज की थी जीवित कोशिका की खोज। तो ये दोनों, ये एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन आया था। तो 2024 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बवाल भी चल रहा है अभी काफ़ी, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? अच्छा, ये भी हमें देखना है, तो ऊर्जा, अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी करना ही है, ठीक है। तो ये तो आपने बेसिक किया। अब हम सेल को देखते हैं, सेल क्या है, सेल के पार्ट देखते हैं। आ जाओ, ये सेल है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो सेल, इसके बारे में करते हैं। तो सेल का देखो, साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले सेल मेम्ब्रेन करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, या इसको प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन प्लस लिपिड। तो ये प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में और क्वेश्चन बनते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, सेल वॉल भी होती है कई बार,
तो प्लाज्मा झिल्ली और सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो प्लांट होता है, प्लांट में पाई जाती है, फंगस में पाई जाती है ना, फंगस में पाई जाती है, और किस में? बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब इनमें बनी किसकी होती है ये प्लांट सेल वॉल? ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो बनी किसकी होती है? देखो प्लांट में सेल वॉल किसकी होती है? प्लांट में सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है। तो सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है प्लांट में। फंगस में किसकी बनी होती है? पन्ना काइटिन, चिटिन या काइटिन के नाम से जानते हैं इसको, काइटिन की बनी होती है फंगस में। और बैक्टीरिया में इसको पेप्टिन के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल बनी होती है पेप्टिन के नाम से, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया में एक स्लाइम लेयर भी पाई जाती है, वो चलो बाद में कर लेंगे कभी, ठीक है। अभी उतना ही रखते हैं जितना आप याद रख पाओ। चलो ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल आपका कंप्लीट। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये जो कोशिका द्रव्य, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, मतलब कोशिका में ये जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है। तो ये जो द्रव्य है ना, ये ब्लू कलर का कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जेली लाइक होता है, मतलब चिपचिपा सा जेली लाइक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको कोशिका द्रव्य के बारे में याद रखना है। अब फिर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है भाई? यही तो आपका क्वेश्चन है ना। इसका देखो साइज कई बार पूछा गया था, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। इसका साइज क्या होता है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का ये होता है, ठीक है। तो डायमीटर, तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है इसकी, ये आपको ध्यान है। इसी को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये इसी से आपका एनर्जी का उत्पादन होता है, एनर्जी उत्पादन होता है। एटीपी के रूप में एनर्जी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन है, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन, 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ये आपको इतनी बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखना है। तो डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। अब न्यूक्लियस पे आते हैं, नाभिक पे, ठीक है। न्यूक्लियस, अच्छा चलो यहाँ पर इस स्लाइड में कर देता हूँ। तो न्यूक्लियस के बारे में बताओ। तो न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी किसकी? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस हो गया आपका, ये देखो, तो ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस पूरा कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, इसको क्या कहते हैं? ईआर जो होता है ये आपका ईआर, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? अंतःप्रदब्बी जालिका, ठीक है। ये लिख लो, हिंदी भी लिख लो इसको, अंतःप्रदब्बी जालिका, ठीक है। तो इसको हिंदी में इस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अंतःप्रदब्बी जालिका। तो इसको क्या कहते हैं? कोशिका की परिवहन प्रणाली, ठीक है। मतलब कोशिका की जो होती, कोशिका की परिवहन क्या मतलब? दूर संचार, परिवहन प्रणाली, ठीक है। तो परिवहन प्रणाली कहते हैं कोशिका की परिवहन प्रणाली किसको? ईआर, अंतःप्रदब्बी जालिका को, ठीक है। ये इसमें क्या होता है? ये किसका परिवहन करती है? तो प्रोटीन और फैट्स का परिवहन करती है, मतलब इधर से उधर ले जाने का। तो प्रोटीन एंड फैट्स का, तो ये सब नोट करते जाओ, प्रोटीन एंड फैट्स का परिवहन करती, तो ये आपको पता ही इतनी बातें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में करते हैं, इधर ही आ जाओ। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को कहते क्या है, ठीक है। तो लाइसोसोम आपकी इसी को कहते हैं आत्महत्या की थैली। ऐसा क्यों भाई? तो आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको, मतलब खुद तो मरती है लेकिन दूसरों को, सुसाइडल बम, ठीक है। तो मतलब जो ये क्या करती है, इसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। तो ये मेन बात है, पाचन एंजाइम होते हैं इसमें, ठीक है। पाचन एंजाइम हो गए। और इसमें क्या होता है? अपशिष्टों का विघटन होता है। मतलब ये क्या करती है? अपशिष्टों का मतलब जो भी काम का नहीं है, कोशिका के काम का नहीं, उनके पास जाती है, अपशिष्टों का विघटन करती है। या बिल्कुल जो खराब हो चुके हैं, उनका कोई काम नहीं, उनके पास जाके ये खुद फट जाती है, ठीक है। और उसको भी नष्ट कर देती है और खुद नष्ट हो जाती है। तो इसको इसीलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना लाइसोसोम के बारे में इतनी बात है, ठीक है। अब राइबोसोम के बारे में करते हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आपका ये प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आता है। तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन, तो राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। तो जो देखो बिंदु के आकार के पाए जाते हैं ना, ये इनको राइबोसोम कहते हैं। ये लाइसोसोम है आपका। तो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब कोई झिल्ली नहीं, नॉन मेम्ब्रेन होता है। तो नॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको राइबोसोम के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब क्या क्या बचा आपका? एक तो ये गोल्जी ऑपरेटस, ये बता गोल्जी का है, बता।
तो इसको यहाँ पे इधर यहीं पे कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। चलो गॉल्जी काय के बारे में इधर मैं लिखता हूँ। ये क्या है, ये क्या करता है, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन बनना होगा ना कोशिका से, यहीं से इतने से ही बन जाएगा, इतने से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहता है, ये क्या करता है, प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन जो होते हैं इनको, प्रोटीन एंड लिपिड्स भी ले लो, प्रोटीन एंड लिपिड्स का, तो प्रोटीन एंड लिपिड्स को क्या करता है, पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो पैकेजिंग हो गया, फिर इनका क्या करता है, पैकेजिंग करके डिस्पैच भी करता है, मतलब पोस्ट ऑफिस का काम करता है, मतलब पैकेट बना के उनको पहुंचाता है इनके गंतव्य स्थान तक। तो डिस्पैचिंग भी करता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग करता है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, इसीलिए कहलाता है, ठीक है। अब क्या बचा लास्ट ऑफ, ठीक है, हो गया ना सारा। अच्छा ठीक है, ये पराक्सीसोम ऑप्शन इसका मार्क करो, ऑप्शन इसका मार्क करो, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर है। पराक्सीसोम क्या होता है, पराक्सीसोम में यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, पराक्सीसोम के बारे में यहीं पे करते हैं। तो ये क्या होता है, ये देखो एक प्रकार का ऑक्सीडेशन क्रिस्टल, ये क्या बनाता है, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल बनाता है, ये इनका क्या काम होता है, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल, तो ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल बनाना होता है इसका काम, और फैटी एसिड्स को ब्रेक करता है, ठीक है। तो जो भी फैटी एसिड हैं आपके, फैटी एसिड को इनको ब्रेक करना भी इसका काम होता है पराक्सीसोम का, ठीक है। तो ये आपको पता है, ठीक है। और अनवांटेड जो चीज कोशिका के अंदर जो भी अनवांटेड चीज़ें होंगी, अनवांटेड को सबको बाहर करेगा, ठीक है। तो अनवांटेड को बाहर कर देता है। तो ये कुल मिला के आपने सेल के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लिए, जिससे आपके क्वेश्चन बनने वाले, इसी स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ये इतना आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द मुबेंद्र का अर्थ क्या है। देखो मुबेंद्र का अर्थ है आपका, मुबेंद्र का अर्थ, इसको आपने कभी सुना है, तो मुबेंद्र का अर्थ है आपका जो 3 चीफ्स है, मतलब 3 प्रमुख, इसका अर्थ क्या हो गया, 3 चीफ्स, ये आपको ध्यान रखना। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, अब सीजीएल का क्वेश्चन है ये, अब इसको कैसे आप टैकल करोगे मुझे नहीं पता। जो 3 चिप्स हैं, ये तीनों चिप्स कहाँ से रिलेटेड, एक तो हो गया देखो जो चेरा के हो गया, चेरा हो गया और चोला हो गया, चेरा चोला एंड, और तीसरा कौन सा था, तीसरा पांड्या। तो इन तीनों चीफों को, इन तीनों के चीफ को मिला के कहते थे मुबेंद्र, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कराता हूँ संगमेश, ठीक है, आ जाओ। संगमेश आपका, अरे यार जगह तो, चलो ठीक है यहीं पे कर लेते हैं। संगमेश इसको करते हैं, संगमेश, आपको पता है संगमेश से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बनता है यार। तो संगमेश का टोटल टाइम पीरियड क्या था, 3rd सेंचुरी बीसी से, जो 3rd सेंचुरी बीसी थे, तो 3rd सेंचुरी बीसी से आप लेके ये कब तक था, तो 3rd एडी तक, 3rd सेंचुरी एडी, ठीक, ये आपको ध्यान रखना, 3rd सेंचुरी एडी। तो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक था संगम एज का टाइम पीरियड। और इसमें 3 प्रमुख संगम थे, एक हो गया चेरा हो गया, चेरा हो गया, चोला हो गया, पांड्या। इनके बारे में देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा मेनली, क्या पूछा मैं वही लिखा देता हूँ। चेरा के बारे में क्या, पहले तो इसकी कैपिटल बताओ, कैपिटल क्या है, कैपिटल इसकी, चेरा की कैपिटल क्या थी, वंजी, तो वंजी इसकी कैपिटल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वंजी कैपिटल हो गई, इसका एम्बलम क्या था, सिंबल क्या है, तो बो एंड एरो, तो बो एंड एरो इसका सिंबलम है, ठीक है, सिंबल है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना। और इसका पोर्ट क्या है, फेमस पोर्ट याद रखने, फेमस पोर्ट है इसके, एक ये जो मुचरी है ना, मुचीरी, ठीक है, तो मुचीरी याद रखना है, मुचीरी, एंड दूसरा कौन सा है, तोंडी, ठीक है। तो ये दोनों पोर्ट है चेरा के, तो ये दोनों पोर्ट आपको ध्यान रखने चेरा के लिए। अब मैं चोला का करते हैं, चोला की कैपिटल क्या है, कैपिटल बताओ। तो चोला की कैपिटल हो गई उरैयूर, तो उरैयूर इसकी एक फेमस कैपिटल है, इसको एक और कैपिटल इसका नाम था गंगई कोडा चोलपुरम, ये लिख लो भाई, ये पूछ सकता है गंगई, वैसे आप बता लोगे इतना तो पता है, गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक है। तो गंगई कोंडा चोलपुरम इसके नाम में ही है, चोलपुरम ये इसकी कैपिटल, इसको ये भी कहते थे गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक है। तो ये आपको हो गया। इसका सिंबल क्या था, टाइगर इसका सिंबल है, टाइगर इसका सिंबल था। और क्या बताओ, इसके फेमस पोर्ट बताओ, पोर्ट कौन थे, पोर्ट मतलब बंदरगाह कौन से, एक पुहार था, पुहार नाम का पोर्ट था, पुहार, जिसको हम क्या कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते थे, कावेरी, तो कावेरी पट्टनम ये आपने सुना होगा, ये पढ़ा भी होगा, पुहार आपके लिए मे भी नया हो सकता है ना। चलो तो अब ये हो गया, ये आपका चोला का कंप्लीट हो गया सिस्टम। अब आपका पांड्या के बारे में करते हैं। पांड्या की कैपिटल क्या थी, पांड्या की कैपिटल थी मदुरई, तो मदुरई थी पांड्या की कैपिटल, है ना।
और इसका पोर्ट का तो फेमस पोर्ट बताओ। फेमस पोर्ट है इनका कोरकई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पक्का पूछा गया है, ये मुझे याद है। कोरकई ये अभी हाल ही में पूछा गया है किसी एग्जाम में। इनका एम्बलम क्या था, मतलब प्रतीक क्या था? प्रतीक कार पे एक मछली होती है जो फिश, ठीक है, तो इनका फिश इनका प्रतीक था। तो ये आपको इतना ही याद रखना है। संगम एज के बारे में बस इतना याद रखना है आपको, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, एक मुबेलुम तो चलो, ये मुबेंद्रू तो आपको पता चल गया, 3 चीफ्स है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक और है, एक ऐसा ही वर्ड है, ठीक है। तो लिखो मुबेंदलम, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ आपको, ऐसे दिक्कत होगी। तो मुबेंद वलम, तो ठीक है। तो मुबेंद वलन, ये एक वर्ड और है, इसी संगम लिटरेचर से संबंधित है। तो इनको क्या कहते थे? इनको पीजेंट्स होते थे, ये किसान होते थे, ठीक है। पीजेंट्स या इनको, इन्हीं को हम किसान कहते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये अलग है, दोनों अलग हैं, ठीक है। और एक तोल्कापियम याद है आपको? तोल्कापियम क्या है? तोल्कापियम आप समझते हो कुछ? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तोल्कापियम। तो तोल्कापियम ये भी संगम से रिलेटेड है। तो तोल्कापियम ये एक प्रकार का तमिल टेक्स्ट है, ठीक है। तमिल टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये कब कंपोज हुआ था? 3 संगम हुए थे, तीनों में से दूसरे वाला जो संगम था ना, दूसरे वाले संगम में इसको कंपोज किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, कंपोजर कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, रिच पेजेंट्स को क्या कहते थे? रिच पेजेंट्स जो होते थे, ये जो रिच है, इनको रिच पेजेंट्स को क्या कहते थे? रिच पेजेंट्स को इनको बेल्लार कहते थे। तो रिच पेजेंट्स को ही पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं यहीं पर कब करा देता हूँ, जो भी ध्यान आ रहा है। बाकी जो छूट जाएगा हम आगे कर लेंगे। आपको पता है हम इसके 30 लेक्चर करने वाले हैं, आज 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। मे भी आपको यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा जीके में, क्योंकि मैं सही से करा रहा हूँ आपको सब। धम्म महामात जानते हो ना, अशोक के पीरियड में, ये तो आपको पता है धम्म महामात का, ठीक है। चलो, तो इतना आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? देखो पंजाब का क्या सीन है, मैं भी आपको समझाता हूँ। 1699 में पता है, 1699 में क्या हुआ था? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ये खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1699 में, ठीक है। क्या हुआ था तब? शासन कौन कर रहा था? औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासन था, ठीक है। तो औरंगजेब शासन था मुगल वंश का, ठीक है। और ये क्या था? ये कट्टर मुस्लिम, बिल्कुल कट्टर मुस्लिम, मतलब क्या ही कहूँ, कट्टर मुस्लिम था। मतलब अपने काल में इसने बहुत लोग हिंदू को मुस्लिम बनाया, बहुत लोगों को हिंदू को मुस्लिम बनाया। कुछ लोग ऐसा हो सकता है, तो चलो वो बात छोड़ दो, उसको रहने दो, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे देगी वो वाली बात, चलो हटा, वहाँ नहीं बोलता। तो गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे, आप उनको जानते हो? गुरु तेग बहादुर। अभी हमने इनकी स्मृति दिवस भी मनाया था, है ना। तो गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर, यही इन्हीं को, गुरु तेग बहादुर का क्या हुआ? इन्होंने इनको भी कहा कि मुस्लिम बनने के लिए रेडी हो जाओ, बट इन्होंने कहा नहीं, ये हमारे लायक काम नहीं है। तो इनकी हत्या करवा दी औरंगजेब भाई साहब ने, हत्या करवा दी। वो भी कब? 1675 में। 1675 में इनकी हत्या हुई। तो इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र आए हमारे कौन से? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह इन्हीं के पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह, इनका कुछ था ना यार, 1 लाख से 100 लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहलाऊं, ऐसा कुछ था ना, बढ़िया था यार ये। तो ये सिखों के 10वें गुरु बने, ठीक है। तो सिखों के 10वें गुरु बने, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। ये खालसा पंथ क्या, इसी को हम वॉरियर क्लास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वॉरियर क्लास के नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी आप इन्हीं को जानते हैं। और इसी के खालसा पंथ के ही उपलक्ष्य में हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बैसाखी। बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो बैसाखी, तो सीजीएल ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये कब होता है? अप्रैल मई के महीने में होता है, बैसाख का महीना होता है, ठीक है। तो बैसाख का महीना होता है, तो अप्रैल मई के महीने में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। 13 अप्रैल 14 अप्रैल के आसपास होता है, ठीक है। अच्छा, सिखों के एक गुरु की और हत्या हुई थी, अर्जुन देव। अर्जुन देव का पता है? अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी? अर्जुन देव की हत्या की जहांगीर ने कराई थी, ठीक है। क्योंकि जहांगीर का एक पुत्र था, वो अर्जुन देव के यहाँ शरण ले ली थी, तो जहांगीर ने अर्जुन देव को ही मरवा दिया। चलो इतना आपको पता है इसके बारे में। अच्छा, एक और, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त, ये भी सिखों से रिलेटेड है। अकाल तख्त, ठीक है। अकाल तख्त हो गया आपका। और होला मोहल्ला क्या है? होला मोहल्ला, होला मोहल्ला पता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
तो होला मोहल्ला ये क्या है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। ये दोनों के बारे में और कर लेते हैं। तो अकाल तख्त की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु हरगोबिंद सिंह। तो गुरु हरगोबिंद सिंह, ठीक है। तो गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है, गुरु हरगोबिंद सिंह। और होला मोहल्ला क्या है? होला मोहल्ला ये देखो सिखों का ही त्यौहार है, ठीक है। तो होला मोहल्ला भी सिखों से रिलेटेड त्यौहार है। ये 3 दिवसीय त्यौहार होता है, 3 दिन का त्यौहार होता है, ठीक है, 3 दिन का। और बसंत ऋतु के आगमन के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। तो बसंत ऋतु की खुशी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, होला मोहल्ला। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बैसाखी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आ जाओ। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। तो ये कहाँ हुई थी भाई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो देखो मैं सीन बताता हूँ, अक्टूबर 1905 का। तो अक्टूबर 1905 का साल था, ठीक है। अक्टूबर 1905 था। कब हुआ, क्या हुआ था? हमारा बंगाल विभाजन। तो बंगाल का विभाजन हुआ था तब, ठीक है। तो बंगाल विभाजन हो रखा था। और किसने किया था, किसके काल में हुआ था? तो करजन। तो करजन भाई साहब इसके थे। तो ये जो बंगाल था आपका, बंगाल ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल 2 भागों में बट गया। तो ये देखो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये वेस्ट बंगाल आज हमारा पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, और ये बांग्लादेश बन गया ईस्ट वाला, ठीक है। तो ये 2 भागों में इन्होंने बांट दिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बन गया। अब इसी को सपोर्ट करने के लिए, बंगाल विभाजन को सपोर्ट करने के लिए कौन सी पार्टी बनाई गई? इस बंगाल विभाजन को सपोर्ट करने के लिए बनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मतलब इन लोगों को मज़ा आ रही थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब ये बन गई, ठीक है। तो ये बनी, ठीक है। तो ये कहाँ बनी, इसकी स्थापना फिर कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई ढाका में, ठीक है। तो ढाका आपको याद रखना, ढाका में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1906 में। तो 1906 में ढाका इसका आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया। बट क्या हुआ, अब बंगाल विभाजन को तो चला तो है नहीं ज़्यादा दिन, इसको कब रद्द किया? 1911। तो 1911 जैसे ही आया, बंगाल का जो पार्टीशन था, तो बंगाल का जो पार्टीशन, इसको पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया। बंगाल पार्टीशन बिल्कुल ही मतलब इसको रद्द कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया। अब मुस्लिम चिढ़ गए भाई, मुस्लिम इससे चिढ़ गए कि यार तुमने अभी बनाया, हमें अच्छा लग रहा था, अब तुमने ख़त्म कर दिया। तो मुस्लिम चिढ़ गए। इनकी इस चिढ़न को मतलब टैकल करने के लिए, मतलब का क्या कहते हैं उसको, वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, बट चल ठीक है। इस चिढ़न को मतलब कम करने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने क्या किया? कैपिटल शिफ्टमेंट किया। जो इंडिया की कैपिटल थी, कैपिटल को, अरे कितना गंदा लिखता हूँ यार मैं, चलो। तो कैपिटल, तो इन्होंने कैपिटल शिफ्टमेंट किया कोलकाता से दिल्ली, ठीक है। तो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। दिल्ली क्यों शिफ्ट किया? दिल्ली में ऐसा क्या फ़ायदा होने वाला था? क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में क्या था ना, दिल्ली में तब मुग़लों का शासन था, मुग़लों का शासन था। इस वजह से इन्होंने सोचा, मतलब ये सोचे कि मतलब यार यहीं पर शिफ्ट कर देते, इनको लगेगा नहीं यार अपना एरिया है वो। बट मुस्लिम इससे भी खुश नहीं हुए, ठीक है। मुस्लिम फिर बने, उनका फिर वही सीन रहता है, रहा ही कि यार नहीं यार क्या ही कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाकी अगर हम डिटेल से करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। कम करते हैं, अच्छा करते हैं। बाकी अभी हमारी और आगे आने वाली क्लासेज में हम सब कुछ कवर कर लेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो अब ऐसी कुछ और पार्टियां, इनको देखते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? सीपीआई की स्थापना 1920 में हुई। किसने की थी? एमएन राय ने। एमएन राय ने कहाँ की थी? ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद, ठीक है, ताशकंद में। जी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1920 में हुई। किसने की थी? NM जोशी ने। तो NM जोशी ने इसकी स्थापना की, और इसमें लाला लाजपत राय भी अपन हमारे शामिल थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, तो ये इनका भी नाम आपको ध्यान रखना, लाला लाजपत राय का, ओके। चलो अब कांग्रेस इस सोशलिस्ट पार्टी CSP, ये इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1934। तो 1934 में इसकी स्थापना हुई। किसने की थी? आचार्य नारायण देव ने। तो आचार्य थे हमारे नारायण देव, ठीक है। तो आचार्य नारायण देव, और दूसरे कौन थे? आचार्य नारायण, JP नारायण, ठीक है, दोनों नारायण थे। जयप्रकाश नारायण, इनका नाम आपको याद रखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के नाम से आप जानते होंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? कानपुर में, ठीक है। तो कानपुर में इसकी स्थापना हुई। कौन थे इसके प्रमुख नेता? सचिन सान्याल। तो सचिन सान्याल इसके प्रमुख नेता थे तब, ठीक है। अब फिर देखो, जब काकोरी कांड हो गया बीच में, तो इसको हटाना पड़ा, और इसकी जगह हमने HSRA बना दिया। HSRA बनाया। ये कब बनी? ये बनी हमारी 1928 में बनाया।
इसमें के प्रमुख नेता कौन थे? ये कहाँ बनी थी? फिरोज शाह कोटला में। तो फिरोज शाह कोटला में एक बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता आज़ाद साहब ने की। तो फिरोज शाह कोटला, इसके प्रमुख नेता बताओ। प्रमुख नेता थे, देखो आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है। आज़ाद एंड भगत सिंह, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? एक चित्तरंजन दास हो गए, CR दास हो गए, CR दास का नाम, और दूसरा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू का नाम आपको याद रखना, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये कुछ और पार्टियां, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी बनने की संभावना, इसलिए मैंने इनको ऐड किया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 6 करते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की किस भाग में निहित हैं? ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे फटाक से, ऐसे ही है ना। चलो तो देखो, संविधान को करते हैं शुरू से, थोड़ा संविधान को समझते हैं क्या सीन है। तो संविधान को कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया हमने भैया, कि मान लिया नहीं, ये अपना ही है, ठीक है। अडॉप्ट हो गया ये। अब इसमें तब कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे। तो 22 भागों में संविधान था। 395 आर्टिकल थे तब, ठीक है। तब 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। 8 शेड्यूल थे। तो ये आपको पता है, इतना था जब हमने अडॉप्ट किया था संविधान को। और इसमें संविधान का अच्छा पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में क्या रखा गया? जैसे पार्ट 1 में ऐसे नहीं होता, मतलब जैसे चैप्टर होते हैं ना, मतलब कि कुछ, कि इस क्षेत्र में ये है, इस क्षेत्र में है, तो ऐसे इसीलिए पार्ट में डिवाइड किया गया कि एक पार्ट में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा कोर्स होगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में जैसे क्या है? पार्ट 1 में आपका यूनियन एंड टेरिटरी हो गया, ठीक है। तो यूनियन एंड टेरिटरी से जितना भी मामला था, इसे पार्ट 1 में रख दिया गया। तो इस वजह से पार्ट बनाया गया ताकि आसानी हो, ठीक है। तो यूनियन एंड टेरिटरी, इसमें क्या है? इसमें कब आर्टिकल 1 से 4 तक आए, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 तक, ऐसे मतलब 4 आर्टिकलों में यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसलिए पार्ट बनाया गया। अच्छा, पार्ट 2 में क्या था? पार्ट 2 में था आपका सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप हो गया, ठीक है। तो पार्ट 2 में होगा सिटीजनशिप, ये आर्टिकल 5 से 11 हो गया, ठीक है। देखो, मैं सारे आर्टिकल अभी यहाँ नहीं कराऊंगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ये सीरीज खत्म होगी ना, आप सब कुछ कवर कर लोगे, तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर सिटीजनशिप में हमने कौन सी सिटीजनशिप अपनाई? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप ये कहाँ से हमने ली? सिंगल सिटीजनशिप ये, अरे देखो कि कभी कभी जल्दबाजी में कितनी गंदी राइटिंग बना देता हूँ ना। तो सिंगल सिटीजनशिप ये हमने कहाँ से लिया? तो हमने यूके से उधार लिया, ठीक है, यूके से। अच्छा, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर स्टेट, अगर आप किसी स्टेट से रिलेट करते हो तो आप स्टेट की भी नागरिकता मिलती है और यूएसए की नागरिकता तो मिलती ही है, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम, अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का हमारा क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके आते हैं ये पार्ट 3 में, ठीक है। चलो तो यहीं पर कर देते हैं। अच्छा बाकी हैं क्या? अच्छा चलो यहीं पर लिख देता हूँ पहले, ठीक है। उस स्लाइड की हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट होंगी, इसको हम अगली स्लाइड में करेंगे, बस इतना जान लो, ठीक है। अब पार्ट 4A में क्या है? 4 में क्या है? पहले 4 लिखो। तो पार्ट 4 में क्या है? तो पार्ट 4 में DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इनको कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड से लिया है, ठीक है। आयरलैंड से इनको लिया है। और आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 हो गया। और पार्ट 4A में क्या है? पार्ट 4A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो इनको आर्टिकल 51A में रखा गया है। कहाँ से लिया है हमने? रशिया से, ठीक है। तो रशिया से हमने 5 ईयर प्लान भी रशिया से लिया है, ठीक है। तो ये भी आप इतना ध्यान रखना। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। आ जाओ, चलो तो यहाँ पर करते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे ये किस पार्ट में है? ये हमारा पार्ट कौन सा है बताओ? तो पार्ट हमारा 3rd है। पार्ट 3rd में ये स्थित है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 12 से 35, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता है। इनको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक बार, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इतना आपको ध्यान रखना है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स को। इनको कहाँ से हमने उधार लिया है? इनको हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। तो यूएसए से हमने इनको अडॉप्ट किया है। देखो पहले इनिशियली कितने थे? 7 थे। 7 हमारे पास फंडामेंटल राइट थे, बट 44वां संविधान संशोधन हुआ।
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब? लो तो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब हुआ? 1978 में हुआ ये हमारा। इसके बाद हमारे पास कितने बचे? 6 फंडामेंटल राइट बचे, ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट। ये गया कहाँ भाई? इसमें किसको हटाया गया? इसमें हमने माइनस किया, किसको माइनस किया? तो माइनस किया हमने जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हमने उठा के यहाँ से हटा के हमने क्या कर दिया? इसको लीगल राइट बना दिया, इसको लीगल राइट बना दिया, ठीक है। तो लीगल राइट बना के रखा कहाँ? इसको कौन से पार्ट में फेंक दिया? हमने पार्ट 12, पार्ट 12 में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A, ठीक है। तो आर्टिकल 300A में रख दिया हमने इसको, ठीक है। तो इतनी बातें आपके लिए भी पर्याप्त है, उतना ही जानो जितना आप याद रख सको, ठीक है। धीरे धीरे करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ, ये बताओ। तो बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डंकन, ये इनका काम था संस्कृत महाविद्यालय बनाने का। कब बनाया इन्होंने? तो 1791 में इन्होंने स्थापना की। कहाँ बनाई? बनारस में, ठीक है। तो बनारस में इन्होंने इसकी स्थापना की, ठीक है। ये आपको पता है। अच्छा, जोन्स ने, विलियम जोन्स ने क्या किया था? विलियम जोन्स ने एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बना था इसे, एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ये कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना इन्होंने 1784 में की थी। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आप ऐसे ही इतना ही कर लो। और कुछ देखते हैं। अच्छा, ये हिंदू कॉलेज देख लो। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? पहले बात तो इसकी स्थापना हुई कलकत्ता। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। कलकत्ता में इसकी स्थापना कब हुई? इसका 1817 में। किसने की थी इसकी स्थापना? तो राजा राम मोहन राय हो गया, RRR हो गया, प्लस डेविड हरे। डेविड हरे का भी इसमें योगदान था, डेविड हरे, ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना की, या इसकी भी स्थापना कहाँ? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में इसकी भी स्थापना हुई। कब हुई? 1825 में हुई इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना कब हुई? 1916 में। तो 1916 में आपका BHU बना। कहाँ? ये बनारस नाम से ही पता है, बनारस में बना। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय, इन्होंने मतलब दान लेके, चंदा लेके इकट्ठा करके मदन मोहन मालवीय ने किया। ये 1915 में इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने हिंदू महासभा बनाई। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा, ठीक है। तो 1915 ये भी आपको ध्यान रखना, हिंदू महासभा। तो इतनी बातें आपको और याद रखनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रभागों में से कौन सा सबसे स्थिर भूखंडों में से एक माना जाता है? अब ये बताओ। अब भारत का हम करते हैं डिवीज़न, आ जाओ, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। तो भारत का मैप बनाओ, पहले छोटा सा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बना दे रहा हूँ मैं, तुम लोग ऐसे ये सीरियस मत लेना इसको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया भारत का मैप, रफली मैप है, ऐसे समझ लेना, ठीक है। इतना ही देख लो अभी। अब इसको हमने कितने डिवीज़न में बांटा, ये देखना है आपको सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे हो गया आपको, ये हिमालय हो गए। एक तो ये हिमालय वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो हिमालय हो गया, पहला पार्ट आपका हिमालय हो गया। फिर ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हमारा पार्ट हो गया कौन सा? नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानता है, जो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, गंगा जमुना का इलाका। तो नॉर्दर्न प्लेन हो सके, ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन हो गया। दूसरा फिर कौन सा? फिर आपका आता है ये डेक्कन प्लेटू, ये दक्कन का पठार, आपको जो डेक्कन प्लेटू के नाम से, पेनिसुलर प्लेटू आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो पेनिसुलर प्लेटू हो गया। 3 पार्ट हो गया आपके। अब आपको और कुछ गेसेस हैं, और कुछ क्या हो सकता है? तो और देखो ऐसे, एक ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं? तो ये वाला जो हो गया हमारा कोस्टल एरिया हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना गया, ठीक है, कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये कितने? 4 हो गए, कोस्टल प्लेन हो गया। और कौन सा हो गया? एक ये वाले इलाके हैं, ये दोनों इलाके क्या कहे? इनको हमने क्या कहा? इनको हमने कहा आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के नाम से जाना गया, आइसलैंड ग्रुप, ठीक है। आइसलैंड ग्रुप के नाम से जाना गया। और कौन सा बचा? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। एक और बच रहा है अभी आपका, ठीक है। एक और वो आपका जो बच रहा है वो कहाँ है? वो आपका इधर है, देखो, रुक जाओ, ये वाला इलाका, ये इलाका जो ये अरावली का पर्वत है, सब गया, ठीक है, रुको। अरावली का देखो ये पर्वत है, और इसको हमने क्या कहा? ये है हमारा ग्रेट डिजर्ट्स, ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स, तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ठीक है। तो इसको ये हमने कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 6 पार्ट में हमने बांटा। तो ये 6 के 6 याद रखने हैं आपको, बस इतना ही आपको जान लो, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इतना आपको पता चल गया।
अब मैं आपको कराता हूँ, आ जाओ। देखो अब क्या हुआ ना, ये अच्छा बहुत ही सबसे स्थिर भूखंड बताना है आपको। देखो पहले क्या था, पहले आपको पता चला ये लैंड और जो वाटर का एरिया था एक साथ जुड़ा हुआ था। तो ये हो गया आपका लैंड वाला इलाका, पूरा कनेक्टेड था, और ये हो गई वाटर बॉडी, मतलब पूरा अर्थ का बता रहा हूँ वाटर बॉडी, ठीक है। इसको हमने लैंड वाले इलाकों को हमने क्या कहा, पैंजिया। तो पैंजिया नाम से जाना गया, पैंजिया। और वाटर वाले इलाके को हमने क्या किया, पैंथालाशा, ठीक है। तो पैंथालाशा, पैंथालाशा के नाम से जाना गया, ठीक है। इसको फिर अल्फ्रेड वैगनर एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, मतलब ये ब्रेक हुआ। इसको किसने कहा, इनका नाम लिख लो, अल्फ्रेड वैगनर। तो अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये ब्रेक हुआ, इस वजह से इनको फिर बाद में कॉन्टिनेंट्स बने। तो ये ब्रेक कैसे हुआ, ब्रेक में देखो ये दो दो बॉडी बन गई। एक को ऊपर वाली बॉडी को हमने क्या किया, लॉरेशिया कहा, लॉरेशिया, ठीक है। तो लॉरेशिया के नाम से जाना गया। नीचे वाला क्या कहा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसको हमने कहा गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया, ठीक है। अब ये दो हो गए, ठीक है। अब इसको, अब गोंडवाना लैंड के बाद यहाँ से हमने प्लेटें बनना स्टार्ट हुई। प्लेट बनी मतलब जो यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, तो ये बनी, ठीक है। तो देखो जो ऊपर वाली ये यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट हो गई ये वाली, ऊपर वाली, ठीक है, यूरेशियन प्लेट हो गई। और नीचे ये इंडियन प्लेट है, इंडियन या इंडो ऑस्ट्रेलिया कह दो आप। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट इसको कह दो, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, तो ये दोनों अलग हो गई। अब ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर बाद में हिमालय बना, हिमालय बाद में बना। बट देखो पेनिसुलर जो ये इंडिया है, ये ऊपर की ओर बढ़ता गया, यूरेशियन प्लेट से टकराता गया, ठीक है। टकराने पर बना हिमालय हमारा, टकराने पे हमारा हिमालय फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जो ये पेनिसुलर प्लेटू है, ये किससे बना, ये हमारा मेनली बना है किससे, वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। तो जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, तो वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हमारा ये पेनिसुलर प्लेटू जो भी, ठीक है। तो ये इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बना। और किससे बना हमारा पेनिसुलर प्लेटू, जो प्रायद्वीपीय पठार है, यही आपका राइट आंसर है। ये किससे बना, तो इसमें क्या हमारा एंशियंट ग्रेनाइट, ठीक है। तो एंशियंट ग्रेनाइट पत्थर जो होते हैं और रॉक से, तो एंशियंट ग्रेनाइट से प्लस रॉक से इसका फॉर्मेशन हुआ, इसलिए ज़्यादा ये स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इतना लिख लो, बस हो गया, इतना ही इस क्वेश्चन में करते हैं। बाकी अगर कुछ आगे क्वेश्चन बनते हैं तो हम इसको कवर कर देंगे पूरा, ठीक है। मैंने वैसे भी डिवीज़न ऑफ हिमालय एंड वो तो करा ही रखा है ना। चलो ठीक है, तो ये इतनी आपको देख रखना। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया 6 पार्ट में बांटा गया इंडिया को, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या किधर था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे अखबार के अधीन, ये अखबार क्या, अरे यार क्या ही को ऐसे प्रिंट करते हो, अकबर, ठीक है। तो ये अखबार नहीं है, ये आपका अकबर है। अकबर के अधीन खाने खानन की उपाधि दी गई। अब बताओ खाने खानन किसे कहा गया। देखो अकबर क्या था, मैं अभी कहाँ से बताऊँ, देखो चलो हाँ यहीं से करते हैं, स्टार्ट करते हैं खाने खानन से, ठीक है। तो खान एक खानन, ये उपाधि किसको मिली थी, ये उपाधि मिली थी बैरम खां को, ठीक है। तो बैरम खां को क्यों मिली थी, चलो तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करो। तो ये हैं आपके बैरम खां। ये कौन थे भाई बैरम खां, इनको कैसे अकबर की लाइफ में आ गए। तो बैरम खां क्या हुमायूं के अंडर काम करते थे, हुमायूं के अंडर, ठीक है। तो ये हुमायूं जो था ना, हुमायूं के अंडर, ये हुमायूं के अंडर थे। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, लुढ़कते लुढ़कते, ये इसके बारे में कहावत है ना, एक था जो हमेशा लुढ़कता ही रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही मृत्यु हो गई। तो सीढ़ियों से गिर की इसकी मृत्यु हुई थी हुमायूं की। तो हुमायूं के अंदर एक काम करता था। अब जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो अकबर का राज्याभिषेक होना था। अच्छा ये क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा था कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो 1556 से इसका 1605 तक कार्यकाल रहा। तो 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ, वो कहाँ हुआ, तो राज्याभिषेक, ये क्वेश्चन आया था सीजीएल में 2024 में। तो राज्याभिषेक हुआ था इनका कलानौर, और ये कलानौर कहाँ है ये पूछा गया था। तो कलानौर पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अब ये मात्र 12-13 साल के थे, ठीक है, 13 साल के थे तब बैरम खां ने इनका संरक्षक का काम किया, ठीक है। तो बैरम खां ने संरक्षक की भूमिका निभाई, तब इन्हीं को बैरम खां, तब खाने खानन की इनको उपाधि मिली थी, ठीक है। तो अब जैसे ही संरक्षण मिला बैरम खान को और इसका राज्याभिषेक हुआ, तो वैसे ही एक युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकंड पानीपत। तो सेकंड पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1556 में। देखो इसको पूरी तरह से लड़ा बैरम खान के द्वारा गए थे, ठीक है।
इसमें बैरम खान ने, लेकिन नाम अकबर के नाम से लड़ा गया था, बट लड़ाई जो की थी बैरम खान ने की थी, और किसके विरुद्ध की थी? हेमू। तो हेमू को हराया था इसमें, हेमू को हराया, ठीक है। तो हेमू को हराया, हेमू कहा था अफगानिस्तान का शासक था, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो इतना आपको पता होना चाहिए। चलो अच्छा, तो अच्छा ये एक और बात बताओ यार तुम लोग, अच्छा इसका पूरा नाम पता है ना? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, है ना? जलालुद्दीन, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये पूरा नाम है इसका, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसने लास्ट कौन सा किंगडम जीता था? ये क्वेश्चन भी आ चुका है, लास्ट किंगडम कौन सा जीता था अकबर ने? तो किंगडम, तो लास्ट किंगडम कौन था? तो जो जीतने वाला था खानदेश, तो खानदेश, ठीक है। तो खानदेश किंगडम इन्होंने लास्ट में जीता था 1601 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो साउथ इंडिया का एक फेमस किंगडम था, ठीक है, साउथ इंडिया का। तो ये आपको इतनी बातें आपको पता होना चाहिए अकबर को। अब मैं आपको, चलो बैरम खान तो आपको पता चल गया, बैरम खान का क्या रोल था अकबर की लाइफ में। अब अबुल फजल को देख लेते हैं, टोडरमल को भी देख लेते थे, इन दोनों को भी देख लेते हैं, क्योंकि टोडरमल से भी क्वेश्चन आया था सीजीएल 2024 में। चलो तो करते हैं, आप अबुल फजल के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण थे अकबर की लाइफ में। इन्होंने एक रचना की थी, उसका क्या नाम था? अकबरनामा, ठीक है। तो अकबरनामा नाम से इन्होंने एक रचना की। अब इसकी खास बात क्या थी? ये 3 पार्ट में डिवाइड थी, इसके 3 वॉल्यूम समझ लो, ठीक है। 3 वॉल्यूम थे। पहला कौन था? पहले में क्या बता, देखो ये 1, 2 एंड 3 3 वॉल्यूम बनाए गए, ठीक है। पहले में क्या बताया गया था? ये पूछा गया था क्वेश्चन। पहले में बताया गया था अकबर के पूर्वज, एंसेस्टर्स कौन थे, ठीक है। तो अकबर के जो भी एंसेस्टर्स है उनके बारे में बताया गया। दूसरे में क्या? अकबर का राज्य कैसा रहा, ठीक है, तो रेन के बारे में। और तीसरे में अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग पार्ट है, इन तीनों पार्टों के बारे में याद रखना है। अब ये जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, किससे इंस्पायर्ड था? इन्हीं के पूर्वज को हराया था, अकबर के पिता को हराया था उसने, इंस्पायर्ड बाय शेर शाह। शेर शाह से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, उन्हीं का पूरा सिस्टम उठा के अकबर ने अप्लाई कर लिया। चलो अब करते हैं, हमारे टोडरमल भाई साहब कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 2024 में कि ये कौन है टोडरमल। तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और क्या थे? अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, यही तो क्वेश्चन था, तो फाइनेंस मिनिस्टर। चलो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया था सीजीएल 2024 में। इन्होंने एक पद्धति लागू की 1580 में, क्या नाम था उसको? दहशाला, या इसी को हम जब्ती पद्धति के नाम से जानते थे। इसमें क्या होता था ना, 10 साल या जब्ती में क्या होता था, इसमें 10 साल तक का जो लगान या रेवेन्यू होता था उसको फिक्स करते थे। 10 साल तक आपका रेवेन्यू जो होगा वो फिक्स होगा, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये रेवेन्यू को भी इन्होंने 4 भागों में बांटा था, ठीक है। अब रेवेन्यू को इन्होंने 4 भागों में बांटा, तो उन चारों भागों को हम कर लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू के मतलब ज़मीन को 4 भागों में बांट दिया। मतलब कितने प्रकार की? 4 प्रकार की ज़मीन बनाई इन्होंने। एक को पोलाज बताया, पोलाज मतलब हमेशा पोलर रहती, बढ़िया सी ज़मीन है। एक परौती, देखो परौती मैं अब ऐसे बता दूंगा, इनको डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है अभी। तो एक परौती हो गई जो मतलब 2 साल तक खाली पड़ी रहती है एक बार खेती करने के बाद। तीसरी हो गई चाचर, ये मतलब 3 से 4 साल तक खाली पड़ी रहती है। और चौथी हो गई बंजर, मतलब इसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की ज़मीन बताई, ये भी टोडरमल का सिस्टम था पूरा, दहशाला जब्ती, ये सब आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आपको इतना पता हो गया। चलो तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ये तो आपको कर लिया आपने, ठीक है। चलो आ जाओ। लो क्वेश्चन नंबर 10, सत्रिया नृत्य शैली इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है? सत्रिया के बारे में बताओ, कुछ पता है आपको? देखो सत्रिया, पहले सत्रिया का सीन क्या है? सत्रिया देखो क्लासिकल डांस है, ये तो आपको पता है। तो ये पहले आपको ना बताना है, ये क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस है, सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस है, ये भी आपकी इसको पता होगा, 8वें नंबर का। तो 8 क्लासिकल डांस बताए गए थे, नाट्यशास्त्र में बताए गए, नाट्यशास्त्र से इनको लिया गया, नाट्यशास्त्र से पता चलता है, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया था, भरत मुनि द्वारा लिखा गया, और इसी को हम 5वें वेद के रूप में, 5th वेद भी कहते हैं, 5th वेद के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। चलो तो ये 8 जो बताए ना क्लासिकल डांस, संगीत नाटक अकादमी द्वारा बताए गए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा बताए गए। अब एक और कॉन्सेप्ट है, देखो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, क्लासिकल डांस का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा 8 नहीं भाई 9 क्लासिकल डांस है। इन्होंने इसको किसको लिया, छऊ को भी कहा, ये भी क्लासिकल डांस में जो उड़ीसा झारखंड में वो फेमस है, ठीक है। तो ये इनको भी कहा, बट आपको क्वेश्चन आता है तो आपको 8 ही बताने हैं, ठीक है, यही सही माना जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप इतना आपको ध्यान है। चलो अब ये सत्रिया के बारे में करते हैं, चलो आ जाओ। तो सत्रिया लेटेस्ट क्लासिकल डांस है, ये आपको पता है, लेटेस्ट क्लासिकल डांस है। कब ऐड हुआ, सन 2000 में इसको ऐड किया गया, ठीक है। इसमें कौन कौन सी टर्म है, फेमस कुछ टर्म है, उनके बारे में जान लेते हैं। टर्म कौन कौन सी, देखो फॉर्म्स, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं इसमें। एक होता है भावना एंड अंकिया नाट, ये किसकी फॉर्म है, सत्रिया की। ये दोनों फॉर्म पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो भावना एंड अंकिया नाट किससे रिलेटेड है, सत्रिया से, ठीक है। तो अंकिया नाट ये आपको याद रखना है। इसमें एक गीत है, जो गीत होता है फेमस गीत, क्या उसको क्या कहते हैं, बोर गीत। तो बोर गीत इसको कहते हैं, बोर गीत के नाम से जाना जाता है। और कौन सी टर्म है इसमें, एक हो गया चाली हो गया, झुमरा हो गया, ठीक है। तो चाली हो गया, झुमरा हो गया, नाडू भंगी, ये सब आपको ध्यान रखना है, नाडू भंगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सत्रिया के बारे में मैंने सब कुछ करा दिया। अच्छा इसके एक्सपोनेंट भी कर लो, यहीं पे आ जाओ, यहीं पे कर लेते हैं। और चलो एक्सपोनेंट इधर आ जाओ, ठीक है। तो सत्रिया के फेमस एक्सपोनेंट बताओ, सत्रिया डांस के फेमस एक्सपोनेंट कौन कौन थे, शंकर देव, इनका नाम आप तो भूलना ही मत। सत्रिया को फेमस करने वाले यही हैं, शंकर देव, इन्हीं ये गुरु कहलाते हैं, सत्रिया के गुरु, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, शंकर देव हो गए। और एक जतिन गोस्वामी, गुरु जतिन गोस्वामी जी हो गए, ठीक है। शंकर देव, जतिन गोस्वामी, और कौन, घना कांटा बोरा, ये अच्छे हैं, इनका नाम आपको याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है, घना कांटा बोरा, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना, भले ही कैसा नाम हो, ठीक है। कांटा बोरा नाम याद रखना। भूपेन हजारिका, इनका नाम तो भूलना ही नहीं है, भूपेन हजारिका, ये बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा में भी रहे। तो भूपेन हजारिका ये, अच्छा इनका संबंध किससे है, ये इनको भारत रत्न कब मिला, भारत रत्न मिला इनको 2019 में। तो 2019 में इनको भारत रत्न मिला। और भूपेन हजारिका को आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक मनीराम दत्ता, तो मनीराम दत्ता का नाम भी इसी से याद रखना, सत्रिया से, मनीराम दत्ता, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपोनेंट है, इन सभी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो आपको तो कौन सा, सत्रिया का संबंध कहाँ, ये असम राज्य से संबंधित है। और वैष्णवाइट फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए, असम से संबंधित है। और वैष्णवाइट मतलब विष्णु भक्तों के लिए है, ठीक है, विष्णु की पूजा होती है, वैष्णवाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको सत्रिया के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने सब कर लिया सत्रिया का, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको क्लास में अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा अभी तक, है ना, और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। चलो सो यार देखो, ये क्लास थोड़ा गैप हो जाता है इस क्लास को अपलोड होने में, बट आपको रिवाइज़ करते रहना यार। पुरानी क्लासेस आप ऐसा नहीं कि आप क्लास देख के आप भुला रहे हो उनको, रिवीजन मस्ट है यार। दैट्स वाई मैंने इतनी अच्छी क्लास बनाता हूँ आपके लिए, मेहनत करता हूँ। सो आप रिवीजन करते रहो ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके ना, ठीक है। चलो सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।